अब अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ, सबस्टेंस, या यूं कह लीजिए कि द्रव्य क्या होता है, मैटर, द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में स्थित वह जो आयतन घेरता है तथा जिसमें भार होता है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में स्थित वह चीज जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, तो ऐसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे या पदार्थ कहेंगे। अब जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही है ब्रह्मांड में, ये सब क्या है? द्रव्य है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश द्रव्य नहीं होता है। ईटा है, पत्थर है, लकड़ी है, चाक है, डस्टर है, कुर्सी है, मेज है, ये सब चीजें क्या हैं? द्रव्य हैं। तो ये जो द्रव्य है, पदार्थ है, इनको वर्गीकृत किया गया है दो आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो भौतिक प्रकृति के आधार पर अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य होते हैं उनको सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। वैसे इसके अलावा भी एक स्थिति होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन मुख्य आपका जो है वह तीन वर्ग है: ठोस, द्रव, गैस। पिछली कक्षाओं से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस वह द्रव्य जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंटा है, पत्थर है, लकड़ी है, कुर्सी है, मेज है, चाक है, डस्टर है, यानी ये सब चीजें क्या है? ठोस है। दूसरा है द्रव, लिक्विड। तो वह द्रव्य जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, तो ऐसे द्रव्य को हम लोग द्रव कहते हैं। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये द्रव में आता है। अगर 1 लीटर पानी ले लिया जाए, उसको एक गिलास में रखा जाए तो वह 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार गिलास का ले लेगा। अगर उसको 1 लीटर के बोतल में रखा जाए तो उसका आयतन 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार अब गिलास का नहीं होगा, अब बोतल का आकार ले लेगा। उसको किसी चौड़े बड़े पात्र में रख दिया जाए तो उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकार अब उस पात्र का ले लेगा। यानी आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जैसा पात्र होगा उसके अनुसार उसका आकार हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव कहते हैं। जो द्रव अणु होते हैं, द्रव पदार्थ होता है, उस द्रव पदार्थ में जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। और तीसरी अवस्था हम लोगों की गैस है। गैस का किसे कहते हैं? वह द्रव्य जिसका न तो आयतन निश्चित होता है तथा न ही आकार निश्चित होता है। यानी यहां पर आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वायु, धुआं, ये सब आएगा इसमें गैस में। तो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न आकार। जैसे गैस को एक छोटी शीशी में भर दिया जाए और उसमें से गैस को अगर खोला जाए
कमरे में छोड़ा जाए तो वह गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो अब आकार कमरे का आकार हो जाएगा, आयतन कमरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। और इसके पहले वह छोटी शीशी में थी तो उसका आकार शीशी के आकार जैसा था और आयतन शीशी के आयतन के बराबर। तो गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न आकार। जितना ही स्पेस मिलेगा उतना ही वो गैस क्या होती जाती है, फैलती जाती है। और गैस पदार्थ में जो अणु होते हैं, इन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। जब भी अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है तो उसका नाम दिया गया है अंतरा अणुक, चाहे अंतराणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गैस अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब इसके बाद रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमारे जो पदार्थ होते हैं इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आप लोग आवर्त सारणी के नाम से एक चैप्टर होगा, उसमें तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जितनी पूरी दुनिया जो है उन्हीं 118 तत्वों से ही मिलकर के बनी हुई है। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो फिर से एक बार हम तत्व को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। ये जो तत्व हैं, अब तत्व के उदाहरण बहुत सारे हैं, 118 हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ढेर सारे हैं। ये सब क्या हैं? तत्व हैं। 118 तत्व हैं। तो इन तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु को मेटल कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर परिभाषा है धातु व धातु धातु की, कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस तत्व पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जब ऋण निकल जाएगा तो उस पर धन आवेश आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही धन आवेश आएगा। किसी तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर 1 धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 धनावेश, 3 निकलेगा तो 3 धनावेश। तो कुल मिलाकर धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे धातु कहते हैं। जैसे धातु का उदाहरण आपका है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ईटीसी, बहुत सारे हैं। ये कुछ नाम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी आदि। ये कहलाएंगे धातु। धातुओं के अंदर कुछ गुण होते हैं। जैसे धातुओं के अंदर क्या गुण होते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा गुण क्या होता है? धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा गुण आपका क्या होता है? धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी धातुओं पर अगर चोट मारा जाए हथौड़े से तो टूटती नहीं है, फैलती हैं।
तो इसको आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। अगला गुण हो जाएगा धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब यानी उनमें तन्यता का गुण होता है। धातुओं को खींचा जाए तो खींच करके हम पतला तार बना सकते हैं। जैसे बिजली का तार देखिए आप, ये धातुओं को खींच करके ही बनाया जाता है। तो इस गुण को कहा जाता है तन्यता का गुण। तो धातुओं को खींच करके पतला तार बना सकते हैं। अगला गुण हो जाएगा धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे सोने का आभूषण देखिए, चांदी का आभूषण देखिए, तो चांदी है, सोना है, चमक, ऐसा से हर धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसे धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। अगला गुण आपका ये हो सकता है धातुओं में विशेष प्रकार के खनकने की आवाज होती है। जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं घर पर, आपके पास सिक्का है, सिक्का मेटल का बना होता है, या लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, उसको फर्श पर गिराइए, एक आवाज आएगी खनकने की। वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको उसी फर्श पर उतना ही ऊंचाई से गिराइए, दोनों के आवाज में भिन्नता आएगी कि नहीं आएगी। तो जो धातु होता है उसमें विशेष प्रकार की खनक की आवाज होती है, लगेगा खनक रहा है। और लकड़ी जो होगा उसमें खनकने की आवाज नहीं होगी, उसमें दब या धब की तरह से आवाज आएगी। तो धातुओं में विशेष प्रकार की खनकने की आवाज होती है। रासायनिक प्रवृत्ति में अगर आते हैं तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती हैं। और यदि धातुओं के ऑक्साइड को जल में घोला जाए तो जल में घोलने पर धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिसको क्षार कहा जाता है। अर्थात एक गुण और हो गया कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। डिटेल आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का अधातु है नॉन मेटल। तो अधातु किसे कहते हैं? तो जिन तत्वों में धातुओं का गुण नहीं पाया जाता वह क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। अब जैसे आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर हो जाएगा कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो। धातु में क्या था? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अधातु में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे तत्वों को अधातु कहते हैं। अब जैसे अधातु के उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे हाइड्रोजन आपका अधातु में आता है, नाइट्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ईटीसी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये अधातु है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण को वह ग्रहण करेगा तो उस पर ऋण आवेश आएगा। तो धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो धन आवेश, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो इन पर ऋण आवेश आ जाता है। तो अब अधातु के क्या गुण हो जाएंगे? पहला गुण ये हो जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा हो जाएगा अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी धातुएं तो आघात वर्धनीय होती हैं लेकिन अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी इन पर चोट मारा जाए तो ये चोट मारने पर तितर बितर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इसलिए उसको भंगुर कहा जाता है। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। अगला गुण हो जाएगा अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इनको खींच करके तार नहीं बना सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, खींचिए, तार बनेगा? नहीं बनेगा। तो लकड़ी आपका कार्बन होता है, वो अधातु है। इस तरह से अधातु में यह भी गुण हो जाएगा कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी इनके ऑक्साइडों को जल में घोला जाए
तो ये जल से क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको जल में घोलेंगे CO2 कार्बन का ऑक्साइड, अगर इसको जल में घोलेंगे तो यह जल से क्रिया करेगा तो बन जाएगा H2CO3 और H2CO3 का नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। तो यह कार्बोनिक अम्ल एक अम्ल हो गया। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 है, इसकी जल से क्रिया कराइए तो बन जाएगा H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसकी जल से क्रिया कराइए तो यह बन जाएगा H2SO4। H2SO3 का नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरह से अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। और अगला गुण हो जाएगा अधातुएं कि इसमें विशेष प्रकार के खनकने की आवाज नहीं होती है। ठीक है, यानी धातुओं का अपोजिट होता है। अब अगला इसमें है तत्व में उपधात मीटेलवाइड। मीटेलवाइड किसे कहते हैं? तो मीटेलवाइड बेटा होता है कि जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हों तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कम होती है। सामान्यतः आपकी उपधातुएं हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये आपकी उपधातुएं हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये मोबाइल के चिप वगैरह बनते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। तो ये उपधातु है, इनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ही होता है कि उसमें अम्लीय गुण भी होगा और क्षारीय गुण भी होगा, दोनों के गुण है, इसीलिए उसको उभयधर्मी कहेंगे। तो इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अब रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगला पदार्थ है आपका वर्गीकरण है यौगिक। तत्व के बाद यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाले शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, CH4 है, ETC, बहुत सारे हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं H2O किसका सूत्र है? पानी का। H2O पानी है। अब यदि हम कहें कि पानी का सूत्र H3O होता है तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, H3O नहीं होता। यानी पानी उसी को कहेंगे जब हाइड्रोजन 2 भाग हो आयतन के अनुसार और ऑक्सीजन 1 भाग हो, तब हम कहेंगे कि वो पानी है। अगर इसमें का एक भी इधर उधर कर दिया जाए तो आप कहेंगे कि वह पानी नहीं है। यानी इसमें जो तत्व हैं, इसमें जो परमाणु हैं, उनका अनुपात क्या है? निश्चित है ना? निश्चित। तो इसलिए कहा जाता है
कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके शुद्ध पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्लियर हो गया। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु रहेंगे तब वह कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। CH4 है, इसको मेथेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम मार्श गैस होता है। यह दलदली स्थान पर पाया जाता है, इसीलिए इसको मार्श गैस कहा जाता है। तो इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु, तो ये कहलाता है आपका यौगिक। अब अगला चीज है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे। जैसे आपका चीनी है और क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो चीनी और पानी मिलके क्या बन गया? शरबत बन गया। बन गया शरबत। तो चीनी आपका एक अलग पदार्थ है, पानी एक अलग पदार्थ है। अब चीनी पानी को आपस में मिला दिया तो अब शरबत बन गया, वो एक अलग पदार्थ हो गया। शरबत में चीनी दिखाई नहीं देगा। अब अगर तेल ले लिया जाए और पानी ले लिया जाए तो तेल भी आपका एक अलग पदार्थ है, पानी भी अलग पदार्थ है। इन दोनों को मिला दीजिए तो यहां पर भी एक क्या बन जाता है? मिश्रण बनेगा। अब ये जो मिश्रण होता है, यह मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए आपके सामने हमने दो मिश्रण लिखा है, चीनी और पानी का घोल, एक मिश्रण बन गया शरबत। शरबत भी आपका क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। और तेल और पानी को भी हमने मिलाया, वह भी एक प्रकार का क्या बना? मिश्रण। तो अब इसमें कौन समांगी कहलाएगा, कौन विसमांगी कहलाएगा? तो पहले परिभाषा समझिए। समांगी क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें सभी घटक मिलकर एक समान दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। अब जैसे चीनी है अलग चीज, पानी है अलग चीज, अब आपस में मिल करके शरबत बन गया, मिश्रण बन गया, तो उस शरबत में क्या चीनी अलग दिखाई देगा? नहीं। अब देखने से क्या लगेगा कि सब क्या है? पानी, पानी जैसा। अब चखेंगे तब न पता चलेगा कि मीठा है कि नमकीन है। आपके सामने हमने नहीं बनाया, अंदर से बना के ला के सामने रख दें कि ये क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे शरबत है, आप यही कहेंगे कि पानी है, द्रव है। चखेंगे तब पता चलेगा। तो उसमें सब कुछ मिलकर के एक समान हो गया तो वह कहलाएगा समांगी मिश्रण। यानी ये वाला आपका मिश्रण हो गया समांगी मिश्रण। यानी वह मिश्रण जिसमें सभी घटक मिलकर एक समान दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। इसी तरह से और भी उदाहरण है चीनी पानी के अलावा। समांगी मिश्रण ठोस भी होता है। जैसे मिश्र धातुएं हैं, आप सबके घर में स्टील का बर्तन होगा। स्टील को अगर काटिए तो काटेंगे तो क्या स्टील में अलग अलग चीज दिखाई देगा? नहीं दिखा। हमको ये लगेगा कि सब क्या है? स्टीले है ना। लेकिन स्टील में क्या क्या चीज होता है? स्टील में आयरन होता है, लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है, किसी किसी में मैग्नीज होता है, सल्फर भी होता है।
तो इस तरह से कई तरह का स्टील होता है, तो इस तरह से उसमें कई तत्व मिले हुए हैं, लेकिन काटने पर सभी तत्व अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, सब लगेगा कि स्टील है, एक जैसा है। तो अभी क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो। इसी तरह से आपका पीतल होता है, स्कूल में आपके बड़ी वाली घंटी होती है जिस पर घंटी लगती है, वह भी मिश्र धातु है। तो वह भी कई तत्वों का, धातुओं का मिश्रण है। तो जितनी मिश्र धातुएं हैं वो सब आएंगी समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, तेल और पानी को आप ले लीजिए, मिलाइए, कितना ही देर तक मिलाएंगे तो तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलेगा, अलग अलग दिखाई देगा उसमें, आप देख करके जान जाएंगे कि इसमें तो तेल भी है और पानी भी है। तो वह मिश्रण जिसमें सभी घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये हो जाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। दूसरा उदाहरण, बालू और पानी ले लीजिए, पानी में बालू डालिए कभी घुलेगा नहीं, तो वह भी मिश्रण हो गया, दो पदार्थ हो गए ना, तो मिश्रण हो गया। लेकिन पानी अलग दिखाई देगा, बालू अलग दिखाई देगा, तो अभी कैसा मिश्रण कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो यह हम लोगों का था पदार्थ का वर्गीकरण। अब कुछ तत्वों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे प्रारंभिक स्तर पर आपको कम से कम 30 तत्वों को याद करना है। इन तत्वों को याद कर लेंगे तो अधिकांश चीजों की जानकारी आपको होगी। तो तत्व किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, फिर एक बार, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन तत्व है तो वह केवल और केवल किस परमाणु से बना होगा, हाइड्रोजन से, उसके बाद कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा। हाइड्रोजन के ही ढेर परमाणु होंगे, एक ही तत्व के ढेर परमाणु हो सकते हैं, कई परमाणु हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में मिलकर के तत्व नहीं बना सकते। तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। अगर नाइट्रोजन तत्व है तो उसमें केवल नाइट्रोजन के ही परमाणु होंगे। कुछ तत्वों का नाम और उनका संकेत दिया गया है, इसको आप याद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व का संकेत तो होता है H, हीलियम का संकेत होता है HE, लिथियम का Li, बेरिलियम Be, बोरान P, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकिल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे कैसे संकेत रखा गया, तत्वों के अंग्रेजी नाम या उनके लैटिन नाम के आधार पर उनका जो है संकेत रखा गया है। और जैसे किसी तत्व का संकेत लिखा गया है तो अंग्रेजी या लैटिन नाम का पहला अक्षर लिया गया है। अगर किसी तत्व का पहला अक्षर ले लिया जा चुका है तो दूसरे भी किसी तत्व का पहला अक्षर वही है, तो उस स्थिति में उसका दूसरा अक्षर भी लेते हैं अलग करने के लिए। अब जैसे कॉपर है और कार्बन है, तो कॉपर
COPPER अंग्रेजी में कॉपर या लैटिन भाषा में क्यूप्रम कहते हैं। तो पहला लेटर, पहला अक्षर C है, और कार्बन में लिखेंगे तो पहला अक्षर C है, CARBON। तो पहले कार्बन का नाम रखा गया, तो कार्बन को C संकेत दे दिया गया। बाद में कॉपर आया, तो बाद में जब कॉपर आया तो इसका C नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पहले C हम कार्बन का संकेत बना चुके हैं। तो कॉपर में क्यूप्रम उसका लैटिन नाम होता है, तो उसमें दूसरा लेटर U भी ले लिया गया। तो जब दूसरा अक्षर लिखते हैं संकेत में, तो पहला कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है, इसका CU बन गया। इसी तरह क्लोरीन, वह भी जो है C से है, तो वहां Cl लिया गया। ठीक है, तो पहला अक्षर के बाद दूसरा या तीसरा, इसको लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो ये कुछ तत्व, वैसे तो 118 तत्व हैं, लेकिन ये 30 तत्व दिया गया है। कम से कम इतना आपको याद करना है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 लेके 30 तक लिखा गया। ये क्या चीज लिखा गया है, तो आप पढ़ेंगे बाद में। जैसे कोई परमाणु लिखा जाता है, तो उसका संकेत हम लिखते हैं। कैसे परमाणु को लिखते हैं, जैसे कार्बन परमाणु है, तो कार्बन का संकेत C होता है। एक संख्या नीचे लिखी जाती है और एक संख्या ऊपर लिखी जाती है। जो नीचे संख्या लिखी होती है, इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। इस नंबर को हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर संख्या लिखा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और ये कहलाता है मास नंबर। तो प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं, सबका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या होता है। इसी को हम लोग परमाणु भार भी कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग एक ही होता है। तो परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार को, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक जो आप देख रहे हैं, ये इन तत्वों का क्या लिखा गया है, परमाणु क्रमांक लिखा गया है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के साथ आप याद करेंगे 30 तत्वों को। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का सूत्र लिखना। जैसे कोई यौगिक होता है, आयनिक यौगिक है, उस आयनिक यौगिक का बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आयनिक यौगिक होता है, तो उस आयनिक यौगिक में 2 भाग होते हैं। एक होता है धन भाग और एक होता है ऋण भाग। या आयनिक यौगिक को यदि वियोजित किया जाए, तोड़ा जाए, तो वह 2 आयनों में टूटता है। एक पर धन आवेश होता है, दूसरे पर ऋण आवेश होता है। तो धनावेशित आयन को हम लोग कहते हैं धन आयन, और ऋणावेशित आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आयन। चाहे एक साथ मिला देंगे तो धनायन और ऋणायन। धनायन को कहा जाता है, अंग्रेजी शब्द है कटायन, CATION। इसको कटायन कहेंगे अंग्रेजी में, धनायन। और जो ऋणायन होता है, इसके लिए शब्द होता है अनायन। अनायन मीन्स होता है ऋणायन, कटायन मीन्स होता है धनायन। तो अब धनायन और ऋणायन यदि हमें पता हो, तो हम लोग कैसे यौगिक बनाएंगे, उसका सूत्र कैसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है। आपके सामने कुछ धनायन दिए गए हैं, इसे आप याद करेंगे। 18 धनायन हैं, इनका नाम भी लिखा गया है और संकेत भी दिया गया है। जैसे सोडियम आयन Na, इस पर एक धन आवेश होता है।
पोटेशियम आयन के, इस पर एक धनावेश होता है। मैग्नीशियम आयन Mg पर 2 धनावेश, कैल्शियम आयन Ca पर 2 धनावेश। कापर जो होता है 2 आयनों के रूप में पाया जाता है, एक होता है क्यूप्रिक आयन, एक होता है क्यूप्रस आयन। जैसे जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक संयोजकता वाले रूपों में पाया जाता है तो उसका नाम जब लिखते हैं तो उसके नाम में अस और इक शब्द जोड़ा जाता है। जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, स्टैनस, स्टैनिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। तो इसका सिद्धांत क्या है, कब अस लगाते हैं, कब इक लगाते हैं। तो जैसे कोई तत्व है वह परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कई संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, तो उसमें जब उसकी कम संयोजकता वाला रूप होता है, तो जब उसके यौगिक में कम संयोजकता वाला रूप प्रदर्शित होगा तब उस यौगिक का नाम लिखेंगे तो उसके नाम में अस शब्द लगाते हैं। और यदि वह अधिकतम संयोजकता वाले रूप में है तब उसके नाम में हम लोग क्या जोड़ते हैं, इक जोड़ते हैं। अब जैसे कापर का 2 रूप है, एक रूप में कापर की संयोजकता 1 होती है और दूसरे रूप में कापर की संयोजकता 2 होती है। तो जब कापर 1 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो कापर का नाम क्या लिखा जाएगा, क्यूपरस। और जब कापर की 2 संयोजकता रहेगी तो वहां पर उसका नाम क्यूप्रिक। तो जैसे यहां पर देखिए कापर आयन है तो यह क्यूप्रिक वाला है। क्यूप्रिक को सामान्यतः कापर के नाम से भी जानते हैं। तो क्यूप्रिक आयन या कापर आयन देखिए Cu संकेत है, इस पर 2 धनावेश है, यह इसकी संयोजकता हो गई। और दूसरा क्यूप्रस आयन है तो यहाँ कापर पर 1 धन चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। देखिए यहाँ पर मर्क्यूरस आयन और मर्क्यूरिक आयन, तो यहाँ मर्क्यूरस आयन है, यहाँ पर 2 धन चार्ज है, मर्क्यूरिक पर भी 2 धन चार्ज है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि दोनों पर तो 2 ही धन चार्ज है, लेकिन यहाँ देखिए Hg मरकरी परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर मरकरी परमाणु की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ 1 मरकरी परमाणु पर 2 आवेश है, यानी 1 मरकरी की संयोजकता कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर 2 मरकरी पर 2 धनावेश है, तो 1 मरकरी परमाणु पर कितना धनावेश माना जाएगा, 1 माना जाएगा। 2 परमाणु पर मिलकर 2 धनावेश, तो 1 परमाणु पर 1 इकाई। तो यहाँ 1 परमाणु पर 1 धनावेश, यहाँ 1 परमाणु पर 2 धनावेश, तो ये अधिकतम संयोजकता हो गया। तो यहाँ पर इसका नाम मर्क्यूरिक लिखा जाएगा। और यहाँ न्यूनतम संयोजकता हो गया तो यहाँ पर इसका नाम मर्क्यूरस। तो इस तरह से कुछ धनायन और ऊपर आवेश दिए गए, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऋणायन दिए गए हैं आपके सामने, उनका सूत्र लिखा गया है, उस पर आवेश लिखा गया है ऋण में। अब देखिए कोई भी आयन होता है, आयन किसे कहते हैं, परमाणु या परमाणुओं के समूह को जिस पर धन या ऋण आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। ये आयन की परिभाषा होती है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धन या ऋण आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। ये हमारे आयन 2 तरह के, धनायन और ऋणायन। तो अब किसी भी आयन पर जितना आवेश होता है वही आवेश उस आयन की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती। संयोजकता डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता का शाब्दिक अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता, टेंडेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन। संयोग करने की क्षमता यानी संयोजन की क्षमता, वही कहलाती है उसकी संयोजकता। तो संयोजकता को कई तरह से परिभाषित किया गया है। जो
सबसे पुरानी परिभाषा है वह हाइड्रोजन के सापेक्ष है। और हाइड्रोजन के सापेक्ष क्या होती है संयोजकता? किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए एक यौगिक है HCl। HCl में देखिए क्लोरीन का एक परमाणु है, एक क्लोरीन है। यह हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से जुड़ा है? एक परमाणु से जुड़ा है ना। तो यहां पर क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए H2O है तो यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितना है? एक है। यह जो 2 लिखा है हाइड्रोजन की संख्या है। जब यहां पर संख्या लिखते हैं तो तत्व के बाद में लिखते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन तत्व के बाद 2 लिखा है, इसका तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाए। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से जुड़ा है? यहां पर 2। तो यहां ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से मान लीजिए NH3 है अमोनिया, सब लोग जानते हैं NH3 अमोनिया। इस अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो नाइट्रोजन का एक परमाणु 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी तरह से CH4 देखिए तो यहां पर एक कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। तो यहां कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये हाइड्रोजन के सापेक्ष हम लोग संयोजकता निकालते हैं। और वैसे अगर कोई आयन हो तो आयन पर जितने इकाई धन या ऋण आवेश होता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। अब हमें संयोजकता मालूम है तो उन धनायनों और ऋणायनों से कैसे यौगिक बनाते हैं देखिए आप सेकेंडों में बना लेंगे। यदि आपको धनायन और ऋणायन पता हो, उसकी संयोजकता पता हो तो बहुत ही आसान है। अब इसमें से कोई भी एक धनायन लीजिए और एक धनायन की प्रत्येक ऋणायन से आप क्रिया कराइए और यौगिक बनाइए। सूत्र बनेगा, यौगिक का नाम बनेगा, सूत्र बनेगा। एक धनायन लेंगे तो उसके साथ 20 ऋणायन से क्रिया कराकर यौगिक बनाएंगे तो एक धनायन से कितने यौगिक बन गए? 20। और आपको कितना धनायन दिया गया है? 18। तो सोचिए आप कुल कितने यौगिक बना सकते हैं? 18 विषय 260 360 18 दूनी 36 360 यौगिक आप अपने से बना सकते हैं। उसका नाम लिख सकते हैं, उसका सूत्र लिख सकते हैं। तो अगर इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको बनाने में। अब जैसे यहां सोडियम है, हमने सोडियम आयन ले लिया Na+। अब सोडियम आयन की इसमें से कोई एक ऋण आयन लीजिए। चलिए कार्बोनेट आयन लेते हैं पहला। तो यहां पर कार्बोनेट आयन ये ले लिया। अब हमको सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सोडियम आयन की संयोजकता 1, कार्बोनेट आयन की संयोजकता 2। तो यहां पर हो गया 1 संयोजकता, यहां पर हो गया 2।
बस संख्या लिखेंगे। धन ऋण से कोई मतलब नहीं होता है। सोडियम आयन पर एक धनावेश है यानी इसकी संयोजकता 1 हो गई। कार्बोनेट आयन पर 2 ऋणावेश है, इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब जब हम सूत्र बनाएंगे दोनों से मिलकर तो इनकी संयोजकताओं का तिर्यक गुणा करते हैं, यानी कार्बोनेट की जो संयोजकता होती है वो सोडियम के पास आएगी, यहां नीचे लिखेंगे, और जो सोडियम की संयोजकता है वो कार्बोनेट के पास आएगी, यहां लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि Na और ये 2 लिखेंगे इसके आगे, तो Na2 और उसके बाद क्या है CO3 और उसके आगे क्या लिखना है 1 लिखना है, लेकिन यहाँ 1 नहीं लिखेगा। 1 लिखेंगे इसे तो 31 हो गया ना, ऐसा नहीं लिखेंगे। पूरे का 1 है तो पूरे का 1 है तो आप ऐसे करके 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 लिखते नहीं है। तो आपका सूत्र क्या बन गया Na2CO3, ये सूत्र हो गया। अब Na2 में देखिए Na क्या है सोडियम आयन, तो ये हो गया सोडियम। CO3 कौन सा आयन है कार्बोनेट आयन। तो अब नाम बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, बन गया ना सोडियम कार्बोनेट। नाम भी आपने बना लिया, सूत्र भी। अब जैसे दूसरा हम कोई सूत्र बनाते हैं, सोडियम आयन ही ले लीजिए, तो सोडियम आयन, और देखिए यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन है OH-, तो OH- ले लीजिए। अब क्या है सोडियम आयन की संयोजकता 1 और हाइड्रोक्साइड आयन की भी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। अब तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से। अब सूत्र लिखेंगे तो Na1 और OH1, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए आपका सूत्र बनेगा NaOH। अब NaOH में Na सोडियम आयन, OH हाइड्रोक्साइड आयन है, तो अब चूंकि धनायन और ऋणायन मिलकर के उदासीन हो गए, यौगिक बना लिए, तो आयन नाम नहीं रहेगा, अब इनका सीधा नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक हो गया। अब इसी तरह से कोई और लेते हैं, कोई दूसरा लीजिए। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीशियम आयन ले लें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है Mg पर 2 धन। सल्फेट आयन ले लीजिए SO4, तो सल्फेट आयन हो जाएगा SO4 पर 2 ऋण। तो अब आप देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2, सल्फेट की संयोजकता भी 2, तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यह 2 आएगा यहां पर, यह 2 आएगा यहां पर। तो जब सूत्र बनाएंगे तो ये हो जाएगा Mg2SO4। अब इस 4 के आगे 2 नहीं लिखेगा, अब 2 लिख देंगे तो 42 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। तो ये पूरा जो है ये बहुपरमाणु आयन है, कई परमाणु इसमें हैं, तो इस पूरे का 2 लिखना है, तो पूरे का 2 लिखने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा के तब 2 लिखते हैं, और इसको पढ़ा जाता है ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं ट्वाइस। अब देखिए Mg2SO4 ट्वाइस ये बना, लेकिन देखिए यहां पर मैग्नीशियम के पास भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये 2 से विभाजित हो सकता है, तो इसको काट करके हम सरल करेंगे। अगर नहीं कटता है तो वही सूत्र बन जाएगा, लेकिन अगर ये कटने लायक हो, कॉमन लेने लायक हो, तो हम लोग इसको सरल कर लेते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, इसलिए इसका सही सूत्र क्या होगा Mg SO4 हो जाएगा। अब
अब MgSO4 का नाम क्या हो जाएगा? तो Mg आपका मैग्नीशियम, SO4 आपका है सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरह से अब आप 18 दूनी 36 360 यौगिक बना सकते हैं। आप एक धनायन लीजिए और क्रमशः सभी ऋणायनों से बनाते चले जाइए, और यौगिक का सूत्र अगर आप बनाना सीख गए तो सीधे आप यौगिक का ये नाम लिखिए, मौखिक सूत्र लिखिए आगे। ये तो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से है, सीख गए तो सीधे नाम मैग्नीशियम और सल्फेट से मिला के बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट, ओरली करके आप सूत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 18 दूनी 36 360 यौगिक बनाएंगे। और अगर कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको फिर समझाएंगे। धन्यवाद।